नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस कॉमन आने स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी जो होगा, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन अब आगे भी कॉमन लगेंगे और टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि सिलेबस छोटा है, तो मैक्सिमम जो एग्ज़ामिनर्स है वो क्या करता है, या तो खुद बना लेंगे या तो ट्राई करेंगे किसी और सर्कल का, किसी और साल का, दूसरे सर्कल का उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल दे। ठीक है, तो टाइम भी बच जाता है। तो इस बार भी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन कॉमन लगेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो है वो इनमें से कौन सा नहीं होता है। अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट नॉट अवेलेबल, कौन सा अवेलेबल नहीं होता है। देखिए, 1 साल का होता है, ठीक है, 2 साल का होता है, 3 साल का भी होता है, 5 साल का होता है, लेकिन 4 साल का नहीं होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट एंड सर्विस में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ का बताना है 2023-24 के लिए। तो ये 7.1 है। आप लोग जब भी ये लेक्चर देख रहे होंगे, कोई भी साल हो सकता है जिसमें आप ये पेपर देख रहे होंगे, तो उस साल का अपना बस पढ़ के चले जाना। 22 का 23 का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो 24-25 जब में, तब का थोड़ा सा रेट एक दिन पहले देख के जाना है। ठीक है, आर्टिकल्स कैन बी, इसमें बताया जा रहा है लेख कौन कौन से हो सकता है। रजिस्टर आर्टिकल लेटर होता है, बिल्कुल होता है। रजिस्टर पार्सल होता है, ये भी होता है। वैल्यूपेबल रजिस्टर पार्सल होता है, यानी एक पार्सल जिसमें वीपी ऑर्डर हो और रजिस्टर्ड भी हो सके, तो ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है, द मैक्सिमम लिमिट फॉर एन अनरजिस्टर्ड पार्सल इज़ हाउ मैनी किलोग्राम। बिना पंजीकृत पार्सल के अधिकतम वजन सीमा कितने किलोग्राम की होती है। तो इसको आपने हम ये बताया था, ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर सर्कल में रिपीट होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि एक पार्सल है, ठीक है, इस पार्सल को ये 4 kg तक जो है आप लोग इसको बिना रजिस्टर किए भी भेज सकते हैं। पर ये जैसे ही 4 kg के ऊपर चला गया, ठीक है, 4 किलो या इसके ऊपर चला गया, फिर आपको इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस है वो देके, है ना, 17 रुपये जो होती है प्लस जीएसटी, वो देके। तो 4 kg तक का आपको बिल्कुल भी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे 4 kg है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 2-3 चीज़ के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक तो एरोग्राम का वेट, ठीक है, 3 ग्राम। एक ब्लाइंड लिटरेचर का 7 किलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। लेटर 2 किलो, ठीक है। फिर आपका इनलैंड लेटर कार्ड 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको रट लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फॉर अ स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट द इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल अप टू मैक्सिमम अमाउंट। एक स्पीड पोस्ट माल के लिए बीमा सुविधा की जो अधिकतम राशि है कितनी है। ठीक है, क्या पूछा गया? ये एक स्पीड पोस्ट है, ठीक है, एक स्पीड पोस्ट का आर्टिकल है। अब जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है, मैक्सिमम कितने रुपए तक का इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो ये 1 लाख रुपए है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल वन पोस्टेड बाय ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट बियर द सब्सक्रिप्शन एज। अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए गए आधिकारिक जो डाक लेख होते हैं, इसमें किस सदस्यता का उल्लेख होना चाहिए, तो ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पीओ गाइड 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको हमने क्या बोला था, जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। एक है आपका OIGS, ठीक है, कौन यूज़ कर सकता है, OIGS का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, ये बस आता है। और एक होता है ऑन सर्विस। ठीक है, अब OIGS से मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो OIGS की फैसिलिटी लेते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। तब OIGS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो इसमें पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जब पोस्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन यानी क्या लिखा रहता है, तो ये OIGS लिखा रहता है, कभी कभी फुल फॉर्म में और मैक्सिमम टाइम OIGS शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनडिलीवर्ड आर्टिकल जो होता है फाइनली हैंडल इन विच ऑफिस। जो डिलीवरी वाले जो आर्टिकल डिलीवर नहीं होते, उन लेखों को अंत में किस कार्यालय में संभाल के रखा जाता है या आगे डिस्पोज किया जाता है? कौन रखता है? सर्कल ऑफिस तो अनडिलीवर के साथ डील नहीं करता, ना पोस्टल स्टोर डिपो करता है, ना ही सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर करता है। ठीक है, लेकिन आपका रिटर्न लेटर ऑफिस, याद रखिएगा, जब भी अनक्लेम आर्टिकल या अनडिलीवर्ड आर्टिकल आए तो कौन हैंडल करेगा? रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, अब इन दोनों का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ऑप्शन में है PSD और CPC। ठीक है, यहाँ से सवाल आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली स्टम्प शुड बी अफिक्स्ड इन विच एरिया ऑफ एड्रेस साइड ऑफ एनवलप। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है जो स्टम्प्स होते हैं वो एनवलप के कौन से साइड में लगाता है। तो ये तो आप हर किसी को पता ही होगा क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो ये आपको पता ही है एनवलप में कहाँ पे स्टम्प लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड जो है बॉटम कॉर्नर। ठीक है, जनरली स्टम्प शुड बी अफिक्स्ड विच एड्रेस साइड, तो ये होगा आपका इस साइड में। ठीक है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। और इस जगह में लेफ्ट हैंड बॉटम में क्या होता है, सेंडर का नाम। ये भी सवाल आता है कि सेंडर का जो है हम कहाँ लिखते हैं, तो ये होता है आपका लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में। और अगर सवाल आए कि स्टम्प्स कहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आसान सवाल पूछे जा रहे हैं इस सर्कल में। एवरी लेटर हैज़ टू बी स्टम्प विद डेट स्टम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र को कम से कम कितने डाकघरों की में तारीख मोहर लगनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हम इसका तो बेसिक हमारा क्लियर है। एक है हमारा बुकिंग पोस्ट ऑफिस, अब ये तो स्टंप मारेगा ही। ठीक है, कंफर्म। अब इसके बीच में हमें नहीं पता कितने मरेगा जो है लिंक उसमें मारे जाएंगे स्टंप, लेकिन ये हमें पता है कि जब भी डेस्टिनेशन वाले ऑफिस में भेज जाएगा तो वहाँ पे भी डेट स्टंप लगेगा, तो मिनिमम 2 लगते ही लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, व्हाट इज़ फ्रैंकिंग मशीन। अब ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया, तो ये तो स्टंप मारने की मशीन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डाक शुल्क का भुगतान सामान्यतः किससे प्रभावित नहीं होता या फिर किससे नहीं किया जाता। तो आप सभी को पता है एक ही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि रेवेन्यू स्टम्प होता है हमारा, राजस्व टिकट होता है, उससे हम पोस्टेज का नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब अगर हमें पोस्टेज किस किस से कर सकता है तो हमें ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। एक हमारा नॉर्मल पोस्टेज जो डाक टिकट होता है, ठीक है, पोस्टेज स्टम्प से कर सकता है। दूसरा फ्रैंकिंग का जो होता है, फ्रैंकिंग से इम्प्रेशन से कर सकता है। ठीक है, फ्रैंकिंग के छाप से कर सकते हैं। तीसरा हम कैश से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में हम कैश से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सर्विस टर्म से भी कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जिनको अथॉरिटी है वो कर सकते हैं। तो इन कुछ तरीके से हम डाक शुल्क का आदान कर सकते हैं, पर हम लोग रेवेन्यू स्टम्प से कभी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिलेटली ब्यूरो कैटर्स द नीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिलेटली ब्यूरो जो होता है किसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सिंपल सी बात है, हमने जब भी बोला कि फिलेटली शब्द आ जाए तो यहाँ पे स्टम्प्स आप ऑप्शन में ढूंढिएगा। ठीक है, तो ए में ही दे दिया है स्टम्प कलेक्टर, तो वहीं पे आपको आग बंद करके राइट कर देना है। बाकी यहाँ पे इंश्योरेंस कस्टमर, बैंकिंग कस्टमर, बल्क एक्सपोर्टर लिखा है, पर जब भी फिलेटली आए तो स्टम्प वाला देख के आपको राइट मार देना है। ठीक है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने क्लासेस में डिवाइडेड है, तो आप सभी को पता है ये 3 पार्ट में है। हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस या फिर एसओ। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हरियाणा पोस्टल सर्कल का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो हमने आपको बोला था हेडक्वार्टर की लिस्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हरियाणा का इसलिए पूछा जाता है कि हरियाणा का मोस्टली लोग चंडीगढ़ डाल देते हैं, पर ये चंडीगढ़ नहीं है, ये है अम्बाला। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन करने के लिए एक और क्वेश्चन अगर हम बताएं, बहुत जगह में पूछ लिया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मोस्टली को लगेगा नॉर्थ ईस्ट है, तो असम उसका सब नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी बड़ा और डेवलप स्टेट है, तो हम असम टिक मार देते हैं। पर ये असम अपने आप में ही एक सर्कल है, नॉर्थ ईस्ट अलग से एक सर्कल है। तो नॉर्थ ईस्ट का आपका हो जाता है शिलोंग और असम का हो जाता है गुवाहाटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर 2-3 जगह का ही याद रखना है, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फिर आपका ये हो गया हरियाणा का हो गया, ऐसे 1-2 जगह का आप लोगों को याद रखना है, पर एक बार देख के ज़रूर सभी को देख के जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या देख के जाने बोला था हमने, एक ऐसा पोस्टल सर्कल जो बहुत सारे स्टेट से बना हुआ हो। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी आ जाती है, तो मल्टीपल जिसमें आती है उसको आप लोग को याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ जो है वो कौन से पोस्टल सर्कल के अंदर आता है। तो ये बहुत ही एक आसान सवाल है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर पंजाब। पंजाब के अंदर आता है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए आपको बता दें चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है, ऐसा पोस्टल मान के चलिए एक ऐसा डिवीज़न है, ठीक है, जहाँ से हेडक्वार्टर है, जहाँ से सबको रिज़ल्ट्स काफ़ी जल्दी बनते हैं। जितने भी रिज़ल्ट आने होते हैं एमटीएस, पोस्टमैन, पीए, जो भी एग्ज़ाम के, सबसे पहले चंडीगढ़
देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यू बैग्स, ठीक है। अब आपको ड्यू बैग्स और अनयूजुअल बैग्स को हमने बोला था पढ़ के जाना है, हम रिपीट भी करते रहते हैं। एक होता है ड्यू बैग जो डेली बेसिस पे या रेगुलर इंटरवल में भेजा जाता है, एक होता है अनयूजुअल बैग, ठीक है। ड्यू बैग को हम अपेक्षित थैले कहते हैं और अनयूजुअल को हम असामान्य थैले। असामान्य में से आप क्या समझ रहे हैं कि ये डेली नहीं भेजा जाता होगा, यानी ये इसको डेली भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसका इंटरवल अलग अलग टाइम पे है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो लिस्ट है हमने आपको ऑलरेडी प्री वाई क्यू में भी शेयर करी है, वैसे भी शेयर करते रहते हैं। हमने आपको ये भी बोला था कि इंश्योर्ड बंडल एक ऐसा मेल आइटम है जिसको ना इंश्योर्ड बैग जो होता है ना ही इसमें आता है ना ही इसमें आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अभी इसमें पूछा जा रहा है ड्यू बैग कौन सा है, तो मेल बैग, रजिस्टर बैग और अकाउंट बैग, ये जो ऐसी चीज़ है ये रेगुलर इंटरवल में भेजी जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल बैग कितना तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन से पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में पढ़ाया था, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और लिख दीजिएगा 3 पार्ट कौन सा है कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल बैग ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है। सेंट्रल बैग या केंद्रीय बैग ऑफिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। हमारे बैग के ऑफिसर्स होते हैं ताकि बैग यहाँ वहाँ ना जाए और इसको मेंटेन कर पाए। अब इसको आप लोगों को हमने बताया था, सबसे छोटा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यूबीओ, क्योंकि इसमें लगभग सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। किस किस को छोड़ के, ब्रांच ऑफिस को छोड़ के और ईडीएसओ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एसओ को छोड़ के जितने भी पोस्ट ऑफिस है, जितने भी कार्यालय है, वो एक यूनिट बैग ऑफिस होता है। इसके बाद आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सर्कल बैग ऑफिस और इसके बाद आ जाता है सेंट्रल जो केंद्रीय है, जहाँ पे यहाँ सवाल आ रहा है। तो ये एक तरीके से बड़ा भाई होते हैं एक दूसरे के, और जो बड़ा भाई होता है वो उनका इंस्पेक्शन करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए सवाल क्या है, सीबीओ यानी सेंट्रल। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल है सबसे बड़ा, कहाँ पे हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है या डायरेक्टरेट में हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टल डायरेक्टरेट, क्योंकि हमने बता दिया 4 तरीके का है। यूबीओ जो है उसमें सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाता है, फिर सर्कल लेवल में आ जाता है सर्कल बैग ऑफिस। तो सर्कल अगर आता तो हम ये टिक मार देते, है ना। चले नेक्स्ट, मेल ऑफिस विच इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस यूनिट इज़ ऑफ हाउ मेनी काइंड, ठीक है। मेल ऑफिस के हमने आपको पढ़ाया था पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से ही क्वेश्चन आया है। इसमें आपको बताना है कि मेल ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं। तो आपको बता दें 2 पार्ट होते हैं, और ये चीज़ हमने ऑलरेडी बताई हुई है, ये आप लोगों को देखनी है जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु इज़ ऑफिस इन चार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शन जो होता है उसका ऑफिस इन चार्ज कौन होता है, तो यह या तो मेल एजेंट हो सकता है या मेल गार्ड हो सकता है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए सॉर्टिंग ऑफिस इज़ पार्ट ऑफ विच फंक्शनल यूनिट। सॉर्टिंग ऑफिस किस कार्यात्मक इकाई का हिस्सा है, तो सॉर्टिंग ऑफिस सिंपल सी बात है आरएमएस का हिस्सा है। हमने आपको बताया था आरएमएस के लोग सॉर्टिंग ऑफिस में काम करते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कहाँ पे है, ये है सी आरएमएस, ठीक है। द मिनिमम मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस फॉर अ कस्टमर टू कैटेगरी ऑफ एज अ बल्क कस्टमर, ठीक है। अगर किसी बंदे को, ठीक है, आप भी मान लीजिए आप एज अ पब्लिक गए, अगर आपको एक बल्क कस्टमर कहलाना है तो आपको स्पीड पोस्ट का कितना बिजनेस करना पड़ेगा कि आप एक बल्क कस्टमर बन जाए। तो हमने ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आप मंथली 10,000 रुपये का स्पीड पोस्ट बिजनेस पोस्ट ऑफिस को देते हैं, इतने रुपए का करवाते हैं, तो आप एक बल्क कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए स्पीड पोस्ट में और क्या चीज़ें देखनी है हम आपको लिस्ट बता देते हैं, आपको ये याद करना है। स्पीड पोस्ट में 2 तरीके के कस्टमर होते हैं, एक नॉर्मल पब्लिक है, वॉक इन कस्टमर होता है, और एक होता है आपका कॉरपोरेट कस्टमर। अब यहाँ से क्या क्या सवाल आता है, एक तो स्पीड पोस्ट का जो भेजने की लिमिट है वो आपको बतानी होती है, कितने किलो तक भेजा जा सकता है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कितना पैसे लगेंगे, इतना किलोमीटर दिखा देता है, तो उसमें आपको डिस्टेंस का चार्ट भी पढ़ना होता है। और दूसरा वर्क इन कस्टमर का डिस्काउंट और कॉर्पोरेट कस्टमर का डिस्काउंट का चार्ट पढ़ना होता है, जो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफिस हेल्प्स इन रिडक्शन इन नंबर ऑफ लूज बैग, ठीक है। कौन सा ऑफिस मदद करता है कार्यालय ढीले बैगों को या फिर जो आपका लूज बैग होता है उसको संख्या को कम करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो गया ट्रांजिट ऑफिस, ठीक है।
वेयर हाउसिंग सर्विस इनमें से कौन सी उसमें है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। वेयर हाउसिंग सर्विस आपके लॉजिस्टिक पोस्ट का एक फीचर है, ठीक है, तो ये इसका होता है। तो वेयर हाउसिंग चार सर्विस किसका पार्ट है? लॉजिस्टिक पोस्ट का है। इसका एक वेयर हाउसिंग सर्विस जो है काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी बार हमने देखा कि क्वेश्चन में रिपीट होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है, मीडिया पोस्ट क्या होता है, बिजनेस पोस्ट क्या होता है, लॉजिस्टिक पोस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा। ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, मीडिया पोस्ट भी हाँ आ जाता है, और लॉजिस्टिक पोस्ट बहुत, ये चारों ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर दीनदयाल स्पर्श योजना? तो स्पर्श योजना से अभी भी सवाल आने बंद नहीं हुए हैं, सुना था ये सर्विस बंद हो चुका है, लेकिन सवाल आने अभी भी चालू है, ठीक है। अब दीनदयाल स्पर्श योजना में से पहला सवाल आता है, स्पर्श का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कौन से क्लास के लिए है, और तीसरा सवाल आता है ये जो अमाउंट पूछ लिया गया है, तो ये है 6,000, और ये होता है 6 से 9 के स्टूडेंट के लिए। और ये क्या है, ये एक तरह का स्टम्प कलेक्शन करने का, यानी स्टम्प इकट्ठा करने का बच्चों में हो भी जागे, इसीलिए एक स्कॉलरशिप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1965 में। जो दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ये कितने रुपए में इसका अकाउंट खुलता है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, तो ये 200 रुपये में खुलता है मिनिमम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर रूरल आपका आरपीएलआई कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये 1995 है। और अगर सवाल आए कि पीएलआई कब इंट्रोड्यूस किया था, तो ये होगा 1 फरवरी 1884 में, ठीक है। चलिए पीएलआई के अंदर कितने स्कीम है, तो आप सभी को बता दें 6 स्कीम है, और सब पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, छोटा मोटा नोट्स भी बना चुके हैं। नेक्स्ट सवाल आया हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये टॉपिक हमारा है जन सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये हम प्रोडक्ट एंड सर्विस 4 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 में। इसमें पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में इंश्योरेंस का कवर कितने रुपए का दिया जाता है? तो ये 2 लाख रुपए का दिया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर में इतना अच्छे से कवर किया है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, ठीक है। अ पर्सन हु सेंड्स मनी, जो बंदा पैसा भेजता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेमिटर, और जो बंदे को पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पे, ठीक है। रेमिटर और पे, प्राप्त हिंदी में समझ लीजिएगा, अगर याद नहीं हो रहा तो हिंदी में याद कर लीजिएगा। प्राप्त करता है यानी जो प्राप्त कर रहा है, भेजने वाला यानी रेमिटर। देखिए तो इसमें तो बिल्कुल आंसर ही दे दिया, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर, इसमें ऑप्शन में ही आंसर है। जो भेजता है उसको क्या कहता है? तो भेजने वाला, और ये क्या है? रेमिटर, ठीक है। चलिए ये हो गया। इथिक्स किससे डील करते हैं? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इथिक्स के नोट्स दे दीजिए या इथिक्स का कुछ दे दीजिए। आपको बता दें इथिक्स कुछ नहीं होता, इथिक्स का कोई नोट नहीं होता, ये आपका अपना समझने का तरीका है सही और गलत के बीच, ठीक है। इथिक्स से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी हमने पोस्टर में जारी कर दिया था, जो कि ये पहला क्वेश्चन है, ये हम पोस्टर में बना चुके हैं कि इथिक्स किससे डील करता है, और ये है इसका आंसर कंडक्ट, ए है, यानी आचरण, आचरण होता है इथिक्स, ठीक है। यही सवाल आता है, और एक और सवाल आता है जो हमने पोस्टर में जारी किया हुआ है, ठीक है। आप लोग हमारे करंट अफेयर का नोट पर लीजिएगा, उसमें भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं? तो ये 8 यूनियन टेरिटरी है अभी, है ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन। बिहू कहाँ का है? तो बिहू है आपका आसाम का, ठीक है। वो ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन, ठीक है। बंगाल जो है विभाजन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 905, ठीक है, 1905। तो ये सारी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ कब एग्जिस्टेंस में आया था? अगर आप इससे स्टेट से, जैसे कि तेलंगाना या छत्तीसगढ़ या ऐसा कोई स्टेट जो कुछ टाइम बाद बना है भारत के फ्रीडम के, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने के याद करनी है। मिताली राज, देखिए 10-12 टॉपिक जो हमने आपको बताए थे वही चीज़, वो टॉपिक्स ही रिपीट होते हैं। गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ का? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का पेपर होगा, इसलिए वो पूछ रहा है ना। तो ये चीज़ है। प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, ये सारी टॉपिक्स हम लोग ने आप लोगों को बता दी है, और हम अपना भी आप लोगों को जो है जीके का प्रॉपर पढ़ा भी देंगे, पर आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वही क्वेश्चन में आएगा। टॉपिक्स रिपीट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो होंगे ही होंगे 100%, क्योंकि जीके को क्रैक नहीं कर सकता कोई कि कहाँ से क्या आएगा। ये बहुत बड़ा भंडार है, जो कि मतलब ब्रह्मांड के बराबर है। कहीं से भी एग्जामिनर का मन किया उसने, कोई भी वो कहीं से भी डाल सकता है। कोई बुक्स पढ़ रहा है अगर एग्जामिनर, वो बुक में कुछ उसको अच्छा लगा वो क्वेश्चन में डाल देगा, आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो क्या करना है हमें, डिपार्टमेंटल में इतना फोकस कर लेना है कि हम लोग का
सारा डिपार्टमेंटल सही हो जाए तो बढ़िया मार्क्स आ जाए। और अगर मैथ्स आप लोग का थोड़ा भी अच्छा है तो आप लोगों का एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। और अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो जीके में ध्यान दीजिए, लूसेंट का बुक वगैरह खरीद के, तो भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए पोस्टल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।